बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 21 मई 2024 के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे और इसमें सबसे पहला है ईरानियन ट्रेजेडी। ईरान में जो ट्रेजेडी हुई कि ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया जब वो अजरबैजान से वापस एक इनॉग्रेशन जो इकट्ठी एक्टिविटी थी अजरबैजान और ईरान की, वहाँ से वो वापस आ रहे थे तो उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया। उनके साथ और ऑफिशियल्स भी थे जिनमें फॉरेन मिनिस्टर थे और जिनमें बहुत सारे और ऑफिशियल्स भी थे और उनमें कुछ अजरबैजान के लोग भी थे। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई और उनमें से कोई भी जो शख्स है उसमें हेलीकॉप्टर में था वो कोई भी जिंदा नहीं बचा। और ये बहरहाल एक बहुत बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट है। अब इससे आगे क्या मामलात हैं उस हवाले से हमारा जो एडिटर है इस हवाले से बात कर रहा है कि अचानक इस तरह से डेथ होने से जो ईरान में जो एक पावर वैक्यूम जो पैदा हुआ है, जो पावर का जो एक इक़्तिदार का जो खला पैदा हुआ है, तो न्यूज़पेपर कहता है कि कोई बहुत ज़्यादा उसमें खला पैदा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने फ़ौरन से एक इंटरिम प्रेसिडेंट भी अनाउंस कर दिया है। और दूसरी बात ये है कि 50 दिन के अंदर अंदर 50 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन भी अनाउंस कर दिए हैं और एक नया प्रेसिडेंट आ जाएगा। तो वो पावर का तो वो खला जो है ना वो उस तरह से हमें नजर नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, बहुत बड़ा अलमिया है जो इसके लिए ईरान के लिए है और फिर ओवरऑल इस खत्ते के लिए भी। तो अब कहा यह जा रहा है कि इसमें तेहरान का चूंकि एक बहुत बड़ा रोल है इलाके के अंदर, तो इसलिए तेहरान की इस तब्दीली से यानी कि ईरान के अंदर इस तब्दीली से इलाके में कुछ और डायनामिक्स भी चेंज हो सकते हैं। और आगे चल के न्यूज़पेपर का एडिटर कहता है कि इब्राहिम रईसी जो है उनका दौर जो है ईरान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौर समझा जाएगा क्योंकि 2021 में उन्होंने चार्ज लिया और 2021 में जब वो सदर बने तो उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा इंटरनल चैलेंजेस फेस करने पड़े और उन इंटरनल चैलेंजेस में कुछ एक औरत के मर्डर की वजह से प्रोटेस्ट सामने आ गए। पुलिस ने उन प्रोटेस्टर्स को कुछ जगहों पे अरेस्ट भी किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। तो इस तरह करके एक टर्बुलेंट किस्म का एक एनवायरनमेंट बन गया। लेकिन इसके साथ ही इब्राहिम रईसी के दौर की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये भी कही जा सकती है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ जो कई दहाइयों से ताल्लुकात ख़राब जा रहे थे वो ताल्लुकात ठीक करने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया और सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने चैनल्स को दोबारा ओपन किया। और इसमें जाहिर है कि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ का भी बड़ा रोल है कि उन्होंने सुलह करवाई और ताकि इलाके के सारे सारे जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में वेल कनेक्टेड हो जाएं और उन वेल कनेक्टेड होने की वजह से फिर वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलके काम कर सकें। और इसके बाद इसमें आगे चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो कि पैदा हुई जब ईरान के दमिश्क में सफारत खाने के ऊपर इजराइल ने हमला किया गजा के उस रेफरेंस में। तो ईरान ने उसका जवाब ये दिया कि ईरान ने अटैक्स किए, ड्रोन अटैक्स किए और बहुत सारे ड्रोन्स फायर किए जो इजराइल की लैंड पे गए। वो जस्ट एक सिंबॉलिक अटैक था, सिंबॉलिक स्ट्राइक थी, उसका कोई नुकसान तो नहीं हुआ इसराइल का, लेकिन बहरहाल एक जवाब ईरान की तरफ से दिया गया और जिसके जवाब में इसराइल भी जो है ना वो उन्होंने छोटी सी कार्रवाई की लेकिन वो कोई प्रोमिनेंट चीज़ नहीं थी। लेकिन बहरहाल खित्ते में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने के हवाले से कंट्रीज़ एक दूसरे से ताल्लुक़ रखें, उस हवाले से इब्राहिम रईसी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और उन्होंने लास्ट मंथ पाकिस्तान का भी दौरा किया कि जिसमें उन्होंने ईरान गैस पाइपलाइन और इस तरह के जो मामलात हैं उनके ऊपर डिस्कशन की और उसको आगे बढ़ाया। इसी जनवरी में
कुछ एयर स्ट्राइक्स हुई थी ईरान की तरफ से पाकिस्तान के इलाके में, और फिर पाकिस्तान ने भी ईरान के इलाके में की थी। वो दहशतगर्द और बलोच जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनकी जो हॉट परस्यूट के हवाले से। अच्छा, तो अब कहा यह जा रहा है कि उम्मीद यही की जा रही है कि जो भी न्यू गवर्नमेंट आएगी वो ईरान के इस एक्टिविटीज़ को आगे जारी रखेगी, वो इलाके के दूसरे कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखेगी। ईरान चूंकि इस खत्ते का एक बड़ा मेजर प्लेयर है, जिसका ताल्लुक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ भी है, साउथ एशिया के साथ भी है, और मिडल ईस्ट के साथ भी है, और साथ गल्फ ऑफ पर्शिया भी उसके साथ लगता है। ठीक है, और ईरान के सारी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक भी नहीं रहे, और ईरान वाज़े तौर पर गज़ा का, फ़लस्तीन का हमायती भी है, जो कि ज़ाहिर है कि इज़राइल के अगेंस्ट जाती है बात। तो जितना ईरान वाज़े तौर पर गज़ा के लोगों को सपोर्ट कर रहा है, उतना पूरी दुनिया में शायद कोई और कंट्री नहीं कर रहा, कोई मुस्लिम कंट्री भी नहीं कर रहा। तो इसलिए इसलिए ईरान के अंदर इतनी सारी बातों की वजह से ईरान के अंदर एक जो चेंज है, वो फ्यूचर में बहुत सारी और चेंजेस भी लेके आ सकती है। एक तो ये कि ये ट्रेजेडी है, अब इस ट्रेजेडी का हल देखें क्या निकलता है, और किस रिजल्ट क्या निकलता है, कि क्या ये हेलीकॉप्टर किसी फनी खराबी की वजह से, कि टेक्निकल इशू की वजह से ये जो है ना वो गिरा है, या किसी ने गिराया है, जैसा कि कहा जा रहा है कि शायद कोई इसमें कोई एक्सटर्नल पावर्स का भी रोल है। लेकिन अभी इसका नहीं पता, बट आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसके लिए कहा है न्यूज़पेपर ने कि पाक ईरान चूंकि खित्ते का एक अहम मुल्क है, तो इसलिए उसमें तब्दीली, इलाके की ओवरऑल पोजीशन में तब्दीली ला सकती है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो आपको याद रखने हैं, वो एक तो क्रिटिकल है, तशवीशनाक। उसके बाद उसके बाद ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है मुहर्रक भी होता है, और अगर इसको वर्ब के तौर पर याद रखा जाए, यूज किया जाए, तो तहरीक देना, जारी करना भी इसका हो सकता है। फिर उसके बाद अपेरेंटली एक अच्छा एडवर्ब है जो कि यूज होता है राइटिंग में। और उसके बाद आफ्टर मैथ, नतीजा, उसके बाद की सूरत हाल जो होती है, आफ्टर मैथ, ये भी एक अच्छा वर्ड है जो यूज होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो सेकंड वाला जो एडिटोरियल है वो है सर्कुलर डेट वूज। सर्कुलर डेट वूज बेसिकली जो पावर सेक्टर के अंदर सर्कुलर डेट है, उसके हवाले से ये बात की गई है कि पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है, स्पेशली बिजली का जो महकमा है, उसमें आईएमएफ से वादा किया गया था पिछले साल जब बजट बना था, कि हमारा जो सर्कुलर डेट है, जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है, वो 2.31 ट्रिलियन रुपीस से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन पहले 7 मंथ में ही, जुलाई से लेकर जनवरी तक, पहले 7 मंथ में ही ये 325 बिलियन के इजाफे के साथ ये 2.64 ट्रिलियन तक जा चुका है। तो 2.64 ट्रिलियन तक जा चुका है, तो नेक्स्ट 5 मंथ्स में क्या बनेगा, ये तो डबल तक जाने का चांस हो सकता है। तो इसलिए ये आईएमएफ से किया गया ये वादा पूरा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत परेशानी में है। अच्छा, अब गवर्नमेंट परेशानी में क्या कर रही है? गवर्नमेंट परेशानी में ये कर रही है कि गवर्नमेंट आम जो सार्फिन हैं, जो पावर कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर मजीद टैक्स लगाने का सोच रही है जुलाई से। सोच नहीं रही, बल्कि शायद ये फैसला हो चुका है कि जुलाई से जो बेस टैरिफ है उसके अंदर तब्दीली की जाएगी। अच्छा, ये जो बेस टैरिफ की टर्म है ना स्टूडेंट्स, ये ज़रा समझ लें कि बेस टैरिफ का मतलब होता है जो बुनियादी बुनियादी जो कीमत होती है ना पर यूनिट बिजली की, उसको हम कह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त कुछ 39 रुपीज़ है। ठीक है, 39 रुपीज़ प्लस है कुछ, उसके अंदर इंक्रीज है। अगर देखा जाए तो इस वक्त भी पाकिस्तान में पर यूनिट प्राइस जो है वो टैक्सेस वगैरह डाल के 62 रुपीज़ है, क्योंकि 39 रुपीज़ तो बेस टैरिफ है।
और उसके बाद उससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो टैक्सेस बहुत सारे डाल के 62 रुपीज़ पर यूनिट जो प्राइस है बिजली की, वो सार्फिन से ली जा रही है, ठीक है? और असल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो असल इश्यूज़ हैं, उनको रिज़ॉल्व नहीं किया जा रहा। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के ऊपर बोझ डाले जा रहे हैं क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट है। घर में ज़ाहिर है लोगों ने बिजली तो इस्तेमाल करनी ही करनी है। लोगों के इतना गर्मी का मौसम है, लोगों के घर के पंखे चलने हैं, ठीक है, बेसिक ज़रूरियात चलनी हैं, लाइट्स ऑन होनी हैं, ये सब कुछ है। तो लोगों ने घरों में तो बिजली यूज़ करनी ही करनी है, तो इसलिए वो सॉफ्ट टारगेट है, उनके ऊपर ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है और मज़ीद बोझ बोझ डाले जा रहे हैं। लेकिन जो पुअर रिकवरीज़ हैं, जो असल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तरफ नहीं आ रहे। मसलन पुअर रिकवरीज़ के जो बिल डिफ़ॉल्टर्स हैं, उनसे पैसे नहीं निकलवा रहे। कई ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, कई ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं जो असर-ओ-रसूख रखते हैं, वो बिल ही नहीं जमा करवा रहे और अदालतों में चले जाते हैं और अदालतें उनकी पिछले कुछ साल पहले भी मुज़फ्फरगढ़ में हिना रब्बानी खार की कोई टेक्सटाइल मिल को पता नहीं कितने अरब का बिल आ गया था, तो अदालत ने पता है क्या किया? अदालत ने चंद 100 रुपीज़ पर मंथ उसकी किस्तें बना दी। कितना बड़ा मज़ाक है ये सिस्टम के साथ। तो पुअर रिकवरीज़ यानी कि जो पैसा जिन्होंने बिल नहीं जमा करवा रहे, उनसे बिल निकलवा नहीं रहे वापडा वाले। अच्छा, फिर उसके बाद वाइड स्प्रेड थेफ्ट, जो बिजली की चोरी चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है और ज़ाहिर है ये भी इलाकाई असर-ओ-रसूख के बगैर तो नहीं चल सकती। इस पे भी कोई काम नहीं हो रहा। हाई सिस्टम लॉसेस एक तो बिजली चोरी है ही, लेकिन दूसरी तरफ इक्विपमेंट कुछ इस तरह के यूज़ किए जा रहे हैं बहुत सारे इलाकों में कि जो बिजली चोरी का जो बिजली के लॉस का बायस बनते हैं, जिसको हम लाइन लॉसेस कहते हैं। तो वो जो सिस्टम के लॉसेस हैं, उनको भी ठीक नहीं किया जा रहा। जहाँ पे बिजली ज़ाय हो रही है, बस हो रही है, उसको ठीक नहीं किया जाता। कोई अपडेटेड और लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं लगाया जाता कि बिजली का लॉस कम हो। फिर उसके बाद जो पावर जनरेशन की कॉस्ट है, बिजली की पैदा करने की जो कॉस्ट है, वो कम नहीं की जाती। जब आप पेट्रोल से बिजली पैदा करेंगे, तो कॉस्ट कैसे कम होगी और जब आप आईपीपी के साथ इंतहाई महँगे मुआहदे करेंगे, तो बिजली की कॉस्ट कैसे कम होगी, ठीक है? तो ये भी असल इश्यूज़ हैं जिनको टारगेट नहीं किया जा रहा और अगेन टारगेट किया जा रहा है जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं। और अब ये एक्सपेक्टेड यही है कि 5 से 7 रुपए पर यूनिट बिजली की प्राइस इस जुलाई से बेसिक टैरिफ बढ़ेगा और जब बेसिक टैरिफ बढ़ता है तो याद रखें उसी परसेंटेज के साथ टैक्स भी बढ़ता है क्योंकि टैक्स तो परसेंटेज की बेस पे होता है। अच्छा, और इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो मिडिल इनकम जो हाउस होल्ड्स हैं उनके ऊपर पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट इसकी परवाह नहीं कर रही और गवर्नमेंट इसको लाइट ले रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने देखा है कि आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं जिनमें बिजली की कीमत को उनको कम करना पड़ा और ऐसे प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में पूरे कंट्री में शुरू हो सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और एक और बड़ी बड़ी अनोखी बात है कि बिजली जो इंडस्ट्री को दी जा रही है ना, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देने देने वाली है, बल्कि दे रही है। उनका टैरिफ कम किया जा रहा है ताकि इंडस्ट्री को बूम मिले। इंडस्ट्री को बूम देने के लिए जो इंडस्ट्री की बिजली की कीमत है, उसको कम किया जा रहा है और जो हाउस होल्ड की कीमत है, उसको ज़्यादा किया जा रहा है। ये कितना बड़ा ज़ुल्म है। तो इसलिए अब एट द एंड हमारा जो एडिटर है, वो यही कहता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो असल प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करे। मुल्क के जो आम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है ना उनके ऊपर प्रेशर ना डाले और इस हद तक प्रेशर ना डाले कि वो भी फिर आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरह से हर इलाके के लोग बाहर निकल आएँ और मुज़ाहरे करें और हुकूमत के लिए मुल्क चलाना मज़ीद मुश्किल हो जाए। इसका ख़्याल रखना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें अलेज्ड का वर्ड है मुबैय्यना, जो कहा गया है। ये एक
वर्ड है इनएप्टीट्यूड होता है, नाअहली। ये भी आपको यूज़ करना चाहिए। सर्ज, इज़ाफ़ा, ये भी एक अच्छा वर्ड है जो यूज़ किया जा सकता है अपनी राइटिंग में। फिर उसके बाद इनएफिशिएंसी भी इनएप्टीट्यूड का ही सिनोनिम है। इग्नाइट का मतलब होता है भड़काना, आग भड़काना जैसे होता है। यस, इसके बाद आगे चलते हैं तो लास्ट वाला है जी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये बेसिकली औरतों की जो कि जिसको कहते हैं जच्चा और बच्चा की हेल्थ है, उस हवाले से ये बात हो रही है कि पाकिस्तान में बेसिकली एक रिपोर्ट आई है जो कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024, ये एक रिपोर्ट आई है और इसमें इंटरवोवन लाइफ थ्रेड्स ऑफ होप एंडिंग इनइक्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, ये यूएनएफपीए जो एक इदारा है यूनाइटेड नेशंस का, उसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है और उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, यानी कि वो औरतें जो कि बच्चा पैदा करने की उस पोजीशन में होती हैं, जो कि हामिला होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं और उनके बच्चा करने पैदा करने से पहले या बाद में जो भी उनके लिए हेल्थ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, वो हेल्थ की फैसिलिटीज़ बिल्कुल अवेलेबल नहीं हैं और less than 1 in 3 women was able to take decisions about their sexual and reproductive health, मतलब 3 में से एक से भी कम औरत, यानी कि दूसरे लफ्जों में 1/3 भी औरतें इस काबिल नहीं हैं कि वो ये फैसला कर सकें कि उन्हें कितने बच्चे पैदा करने हैं, या अगर बच्चा पैदा होने का टाइम है तो उन्हें क्या किस हॉस्पिटल में जाना है, किस तरह की फैसिलिटीज लेनी है, ये उनके बस में नहीं है। उनके जो मेल घर के मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, फादर हैं या हस्बैंड हैं या भाई वगैरह हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये बताया गया कि पाकिस्तान में हर 50 मिनट के अंदर एक औरत प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मर जाती है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और साथ ही फिर ये एक फोरकास्ट दिया गया है कि अगर इसी तरीके से चलती रही तो फैमिली प्लानिंग की जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की जो स्टैंडर्ड्स हैं उन तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को 93 ईयर्स मजीद लगेंगे। 93 साल के बाद, तकरीबन एक सदी के बाद जाके पाकिस्तान उस लेवल पर पहुंचेगा। और दूसरी बात यह है कि यही टारगेट अगर मैटरनल डेथ्स को भी कंट्रोल करना हो तो फिर ये 122 साल से पहले ये टारगेट अचीव नहीं किया जा सकता। देखिए कितने हम हेल्थ कंडीशंस के हवाले से पीछे हैं, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से। और ये एक बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, पेट्रियार्की जिसको हम बोलते हैं, जो मर्दों का गलबा है हमारी सोसाइटी पे, ये औरतों की हकूक और औरतों को जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, उन फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करने के लिए उतने ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। और इस सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा में, उनकी डिस्कशंस में, उनके टारगेट में ये बात शामिल ही नहीं होती कि वो इस मसले को हल करें, कि वो वुमेन हेल्थ के हवाले से, वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से कोई स्ट्रेटजी दें और कोई प्लानिंग दें और उस हवाले से वो कोई अपनी पॉलिसीज लाएं। ये चूंकि किसी की प्रायोरिटी ही नहीं है, तो ये एक मसला जो है वो बहुत देर तक चलने वाला है लगता है, और मुस्तकबिल करीब में, नियर फ्यूचर में ये हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसे हल ज़रूर होना चाहिए, जल्द अज जल्द ये प्रायोरिटी बनना चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो जो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, वल्नरेबल है, गैर महफूज है, कमज़ोर है, जो जल्दी ही किसी चीज़ का विक्टिम बन सके वो वल्नरेबल होता है। फिर उसके बाद काउंटर प्रोडक्टिव एक अच्छा वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब होता है जो चीज़, अच्छा नहीं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये उतना यूज़ होने वाला वर्ड तो खैर नहीं है। आप इसको कहेंगे, इधर काउंटर प्रोडक्टिव शायद लिखा था, वो ऊपर है।
काउंटर प्रोडक्टिव एक अच्छा वर्ड है, मैं बल्कि वो हाइलाइट कर ही दूँ, ये। काउंटर प्रोडक्टिव एक अच्छा वर्ड है जिसको आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बेनतीजा बल्कि उल्टा जिसका नुकसान हो जाए। अपॉलिंग का मतलब खौफ़नाक, खतरनाक, इसको भी आप यूज़ करें। फिर उसके बाद आगे जब चलते हैं तो डिसेमिनेट का मतलब तक़सीम करना, ये मैंने कल भी बताया था, आज भी ये आप नोट कर लें, अच्छा वर्ड है। तो इसके साथ ही आज की डिस्कशन हमारी कंप्लीट होती है, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफ़िज़।